हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हमसे पूछा गया दोस्तों कि यह किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, परंतु इसके साथ साथ कर्नाटक में कुछ अन्य नेशनल पार्क भी हैं, जिसके मिलाकर कुल यहाँ पर कर्नाटक में 6 नेशनल पार्क है दोस्तों। आइए उन नेशनल पार्क के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला नेशनल पार्क है कद्रेमुख नेशनल पार्क, दूसरा नेशनल पार्क है हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा नेशनल पार्क है हमारा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, चौथा नेशनल पार्क है हमारा नागरहोल नेशनल पार्क और पांचवा नेशनल पार्क है हमारा अंशी राष्ट्रीय उद्यान और छठा हमने अभी देखे हैं दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार कर्नाटक में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बाली यात्रा जो महोत्सव है दोस्तों, यह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा। तो जो बाली यात्रा है यह ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है दोस्तों। इसी के साथ बात करें अगर ओडिशा की, तो ओडिशा में जो ओडिशा का प्राचीन नाम है वह प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कलिंग। अर्थात प्राचीन समय में ओडिशा राज्य को कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ ओडिशा में एक झील है दोस्तों, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील दोस्तों? चिल्का झील। और ओडिशा में एक बांध भी है दोस्तों जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पर है? यह है महानदी पर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। तो करो या मरो नारा किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉलेट आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, इसमें ही करो या मरो का नारा दिया गया था। और यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था दोस्तों? तो हमारे भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसका नेतृत्व हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी हो जाएगा चरण सिंह। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। क्या थे दोस्तों? गृह मंत्री। और इसी के साथ साथ यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। अब ये तो उप प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि प्राप्त है दोस्तों, वह एक अन्य नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करें दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी की, तो इन्हीं की एक प्रतिमा जो गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो यह गुजरात का एक जिला है नर्मदा जिला, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है अगर यह हमसे पूछा जाए, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित स्टैच्यू है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पित है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी भाषा है दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी बोडो या ऑप्शन डी डोगरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। तो जो फारसी है दोस्तों यह 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, जबकि ये जो तीन भाषाएं हैं संथाल, बोडो और डोगरी, ये सभी 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, जिसमें कुल टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? उसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फारसी। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी पंबा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा। और अगर बात करें किस राज्य में स्थित है, तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध। अब तेलंगाना के विषय में अगर बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहाँ पर एक प्रसिद्ध इमारत चार मीनार स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अगस्त 26, ऑप्शन बी अगस्त 29, ऑप्शन सी अगस्त 28 या ऑप्शन डी अगस्त 27। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त 29, अर्थात 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। अब बात करें दोस्तों अगस्त में आने वाले महत्वपूर्ण दिनों की, तो अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्रम में है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों, हमारे आज़ादी का पर्व। 19 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस। और इसी के साथ 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। तो ये चारों डेज अगस्त के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के विषय में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी सभापति या ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। अब भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होगा जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार का वहन करेगा। अब इसी के साथ अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है दोस्तों कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। तो ये दोनों अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो सिंपल सा हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 372 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार संविधान में प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 356। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? तो संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर,
ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो जो मणिपुर राज्य है वहाँ पर संगाई त्यौहार मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। क्या राजधानी दोस्तों मणिपुर की? इम्फॉल। और अगर बात करें कि मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, तो मणिपुर 20 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया था दोस्तों, भारत के राज्य के रूप। इसी के साथ इसकी राजधानी इम्फाल है, हम देख चुके हैं। और इसकी भाषा क्या है दोस्तों? इसकी भाषा है मणिपुरी, अर्थात मणिपुर राज्य में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है। तो कानून के समक्ष सभी समान है दोस्तों, यह कौन सा शब्द बताता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी समता या ऑप्शन डी न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी समता। तो जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसकी प्रस्तावना में शब्द समता द्वारा यह परिकल्पित किया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है, अर्थात कानून के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के प्रति नहीं किया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह 14वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है कि प्रत्येक राज्य का नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति अथवा लिंग का हो, वह कानून के समक्ष समान अधिकार रखता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो हमसे सिंपल सा ये पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है उसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 76वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम या ऑप्शन डी 63वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था दोस्तों, उसी के तहत जो दिल्ली है दोस्तों उसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। और अगर बात करिए संविधान संशोधन कब आया था दोस्तों, तो ये सन 1991 में इस संशोधन को किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो धाप एक लोक नृत्य दोस्तों जो कंगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, परंतु यह जनजाति किस राज्य से संबंधित है हमें यह बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो जो ओडिशा राज्य है दोस्तों, वहाँ की एक जनजाति है कंधा जनजाति, जिसके द्वारा ही धाप लोक नृत्य किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय गणित दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या ऑप्शन डी राष्ट्रीय तकनीकी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय गणित दिवस। तो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ अन्य दिवस भी हमें दिए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात करें, जिसे हम भारतीय साक्षरता दिवस भी कह सकते हैं, यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला हमारा क्रम में है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी हम कह सकते हैं। और अगर बात करें यह कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये चारों डेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, जिनकी डेट्स आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो सिंपल सा सवाल हमसे ये पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान जब बना था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी 394 या ऑप्शन डी 393। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है 395। तो जब भारतीय संविधान बना था दोस्तों, वह आरंभ में उस समय 395 अनुच्छेद थे, परंतु अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद हमारे संविधान में शामिल किए जा चुके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी दोस्तों। और अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।